क्लास बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक पॉलीमर या संश्लेषित बहुलक इसको बोलते हैं। और इसका पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट तक हमने कर लिया। आज आप सभी बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। और इन वीडियो को बार बार देख करके आप समझने की कोशिश करें और अपनी स्टडी को जारी रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुलीकरण के प्रकार या टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो बहुलीकरण के प्रकार हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा है संघनन बहुलीकरण, यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यानी कि अपने क्या करते हैं, एकलक इकाई को जब जोड़ते हैं तो बहुलक का निर्माण होता है, और एकलक इकाइयों के जुड़ने से जब बहुलक बनता है तो वो प्रक्रिया किसकी होती है, बहुलीकरण की होती है। और ये बहुलीकरण 2 प्रकार से हो सकता है। एक योगात्मक बहुलीकरण, यानी कि अपने क्या करते हैं, एक से अधिक एकलक इकाइयों का योग करवाते हैं। और दूसरा है संघनन बहुलीकरण, एक से अधिक एकलक इकाइयों को संघनित भी करते हैं। तो इसके अंदर देखिए योगात्मक बहुलीकरण कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो योगात्मक, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके अंदर जो एकलक इकाई समान प्रकार की या भिन्न प्रकार की एकलक इकाई जो होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, योग करती है, और योग करके योगेश बहुलक का निर्माण करती है। तो एक से अधिक प्रकार की जो एकलक इकाइयाँ आपस में जोड़ती हैं और बहुलक का निर्माण होता है तो योगेश बहुलक बनता है, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है योगात्मक बहुलीकरण। अब देखिए इसके अंदर जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ने के दौरान कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता, सिर्फ क्या होता है, योग होता है, एडिशन होता है, ऐड होता है, यानी कि सिर्फ एकलक इकाइयों का क्या होता है, योग होता है। इसलिए इसको बोला जाता है योगात्मक बहुलीकरण, या फिर इसको अपने बोल सकते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी बोल सकते हैं, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, जो एकलक इकाइयाँ एक के बाद जुड़ती जाती है तो एक लंबी चेन बन जाती है, एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और श्रृंखला में क्या हो जाती है, वृद्धि। इसलिए इसको श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं अपने एथीन से पॉलीथीन का निर्माण, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण, पॉलीथीन का निर्माण। तो ये क्या है, एक श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण है या योगात्मक बहुलीकरण है। हम क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये ले रहे हैं, ये क्या है, एथीन है, और एथीन का क्या करवा रहे हैं, बहुलीकरण करवा रहे हैं। बहुलीकरण करवाने के दौरान यहाँ बॉन्ड बन जाता है और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। यहाँ हमने एथीन की n एकलक इकाई ली, यहाँ पर हमने क्या किया, एथीन की n एकलक इकाइयों को आपस में जोड़ दिया, एक चैन बना दी, और हमारे पास में पॉलीथीन बहुलक का निर्माण हो गया। इसके अंदर एथीन की जो एकलक इकाइयाँ हैं वो बार बार ऐड हो रही हैं, इसीलिए इसको योगात्मक बहुलीकरण बोला जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन का निर्माण, स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन का निर्माण, पॉलीस्टाइरिन का निर्माण। अब देखिए जो स्टाइरिन लेते हैं अपने CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5 को स्टाइरिन बोला जाता है,
और स्टाइरिन की हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 लक इकाई ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1 लक इकाई। हम क्या करवाते हैं, बहुलीकरण करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, बहुलीकरण करवा रहे हैं। और ये n 1 लक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया और इसके पीछे n लगा देंगे और यहाँ हम C6H5 वैसे की वैसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने स्टाइरिन की n 1 लक इकाई ली, पीछे n लगा दिया, तो स्टाइरिन की बहुत सारी 1 लक इकाइयाँ आपस में जुड़ करके बहुलक का निर्माण करती हैं और इसको बोला जाता है पॉलीस्टाइरीन। क्या बोला जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। तो इस तरीके से जो 1 लक इकाइयाँ होती हैं वो आपस में योग करके, बार बार योग करके और एक लंबी श्रृंखला के रूप में बहुलक का निर्माण करती हैं। इसलिए इसको श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण या योगात्मक बहुलीकरण भी कहा जा सकता है। फिर दूसरा आता है संघनन बहुलीकरण। दूसरा आता है संघनन बहुलीकरण या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं। तो संघनन बहुलीकरण के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो 1 लक इकाइयाँ होंगी वो आपस में जुड़ेंगी और जुड़ करके कुछ न कुछ छोटे अणु का निष्कासन करेंगे, चाहे H2O का निष्कासन करें, चाहे HCl का करें, चाहे ROH यानी एल्कोहल का। इन छोटे अणु का क्या होगा, निष्कासन होगा और इसके संघनन बहुलीकरण के अंदर 1 लक इकाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से जुड़ती जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं टेरिलीन। क्या लेते हैं, टेरिलीन। और टेरिलीन की जो 1 लक इकाई हैं वो होती हैं, इसके नाम से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए टेरी का अर्थ है टरथेलिक अम्ल। क्या है, टरथेलिक अम्ल, यानी कि एक तो इसकी 1 लक इकाई क्या हो जाएगी, टरथेलिक अम्ल हो जाएगी। और लीन, लीन से क्या आ जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या आ जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसके अंदर जो 1 लक इकाई जो काम में लेते हैं हम, तो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाली इकाइयाँ होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके बहुलक का निर्माण करती हैं और कुछ छोटे अणु का निष्कासन करती हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है संघनन बहुलीकरण। क्या बोला जाएगा, संघनन बहुलीकरण। टेरिलीन के नाम से स्पष्ट हो जाएगा, टेरी से टरथेलिक और एथिलीन से, लीन से एथिलीन ग्लाइकोल। तो 1 लक इकाई ये काम में ली जाती हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल को ले रहे हैं। ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है हमारे पास में। और सबसे पहले 1 एथिलीन ग्लाइकोल लेंगे और 1 एथिलीन ग्लाइकोल लेकर के और इसकी विक्रिया टरथेलिक अम्ल के साथ में करवाएं। ये क्या हो गया, टरथेलिक अम्ल हो गया। तो क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह है, इसके अंदर एल्कोहलिक समूह है। तो इसको बोलेंगे टरथेलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, टरथेलिक अम्ल। अब देखिए यहाँ से हम 1 लक इकाई एथिलीन ग्लाइकोल के लिए 1 है, हमने क्या लिया, टरथेलिक अम्ल के लिए। अब देखिए यहाँ से अपने क्या करेंगे, H और OH को H2O के रूप में बाहर निकाल देंगे। निकाल दिया, इधर OH CH2 और फिर CH2 और इधर क्या बचेगा, O बचेगा और उधर क्या है OC और फिर उसके बाद में बेंजीन और COH आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ में फिर 1 एथिलीन ग्लाइकोल और जोड़ देते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल जोड़कर इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के दौरान इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं अपने O और OC और ये बेंजीन और इधर क्या आ जाएगा COO
और CH2 और CH2 और OH यह आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक टरथेलिक अम्ल और जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करें, एथिलीन ग्लाइकोल की N एकलक इकाई और टरथेलिक अम्ल की N एकलक इकाई अगर काम में ले लें यहाँ पर, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग यहाँ N लगाएं और यहाँ N लगाएं, तो इन दोनों को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, टेरिलीन बना सकते हैं। तो जैसे देखिए ये O को इस तरीके से शो कर दें, CH2 और CH2O और OC और यहाँ पे C और O और CO और ये फिर आगे किसी N एकलक इकाई के साथ जुड़ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लास्ट में जा कर के, और ये क्या बन जाएगा, टेरिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेरिलीन बन जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर लास्ट में जाकर मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसको भी मैं थोड़ा सा और बताती हूँ आपको कि पहले क्या करेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल इसकी विक्रिया करवाएंगे, फिर एक एथिलीन ग्लाइकोल जोड़ देंगे, फिर एक टरथेलिक अम्ल जोड़ देंगे। इसके लिए ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी। लेकिन हम इसे डायरेक्टली ऐसे करें, ये N लगा दें और ये N लगा दें इसके, तो यहाँ से NH2 अणु बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से ये OH निकलेगा, O और CH2 और CH2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है आगे O और फिर OC, फिर बेंजीन रिंग और फिर क्या है CO लिखो या C डबल बॉन्ड O और इसके पीछे N, तो ये बन जाएगा और इसको बोलेंगे टेरिलीन। तो इसकी एकलक इकाई एथिलीन ग्लाइकोल टरथेलिक अम्ल की N एकलक इकाई काम में ली, तो ये बन गया। यही मैंने यहाँ लिखा है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हम एक एक इकाई लेकर के उनको संघनित करवा करके अणु के बाहर निकाल करके अपने क्या कर सकते हैं, इस तरीके से टेरिलीन बना सकते हैं। अब देखिए ये तो थी बहुलीकरण की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। अब बहुलीकरण करवाएंगे अपने, और बहुलीकरण करवाने की क्रियाविधि अलग अलग होती है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, या ये जो टॉपिक चल रहा है इसी के अंदर ही है, हम लिखेंगे बहुलीकरण की क्रियाविधि। क्या लिखेंगे, बहुलीकरण की क्रियाविधि। और बहुलीकरण की जो क्रियाविधि होती है उसको हम 3 प्रकार से करवा सकते हैं। एक होती है मुक्त मूलक बहुलीकरण, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं इसको, मुक्त मूलक बहुलीकरण या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन फर्स्ट नंबर। दूसरी आती है आयनिक पॉलीमराइजेशन या आयनिक बहुलीकरण या आयनाइज पॉलीमराइजेशन। और तीसरी है उपसहसंयोजक बहुलीकरण। ये हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो उपसहसंयोजक बहुलीकरण। अब देखिए ये तीनों प्रकार की विधियां करेंगे हम। तो मुक्त मूलक बहुलीकरण एक ही प्रकार का, आयनिक के अंदर धनायन भी बन सकता है और ऋणायन भी बन सकता है। तो इस प्रक्रिया को भी आगे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा धनायनिक पॉलीमराइजेशन, एक हो जाएगा धनायनिक बहुलीकरण या कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं, और दूसरा है ऋणायनिक बहुलीकरण, ऋणायनिक बहुलीकरण या फिर एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये सारी प्रक्रिया अपने करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आता है मुक्त मूलक बहुलीकरण। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं मुक्त मूलक बहुलीकरण। या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ले सकते हैं अपने। अब देखिए मुक्त मूलक बहुलीकरण के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक प्रारंभिक
पदार्थ होता है, और वो प्रारंभिक पदार्थ कौन होता है? पेरोक्साइड होता है। कौन होता है? पेरोक्साइड होता है। और इस पेरोक्साइड का क्या करते हैं? अपने समासबंध विखंडन करेंगे। क्या करेंगे? समासबंध विखंडन। अब देखिए, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था, तब उसके अंदर समास और विसमासबंध विखंडन आते हैं। समासबंध विखंडन का मतलब सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से विभाजन होना और फ्री रेडिकल का बनना। और विसमासबंध विखंडन के अंदर सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से विभाजन होना और कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन बनना। ये दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो प्रारंभिक पदार्थ यहाँ पर अपने पास में क्या होता है? पेरोक्साइड होता है। और इस पेरोक्साइड का क्या करते हैं? ये सहसंयोजी बंध दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। इसको समान रूप से विभाजित करेंगे। तो विभाजित करने के दौरान ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा, या फिर अपने बोल सकते हैं मुक्त मूलक बनाएगा। और इस मुक्त मूलक से पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी या बहुलीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी, इसलिए इसको बोलेंगे मुक्त मूलक बहुलीकरण। क्या बोलेंगे? मुक्त मूलक बहुलीकरण। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 3 पदों में कंप्लीट होती है। पहला पद आता है श्रृंखला प्रारंभन पद। पहला आता है श्रृंखला प्रारंभन पद, या फिर बोल सकते हैं अपने चेन इनिशियल स्टेप। क्या बोल सकते हैं? चेन इनिशियल स्टेप बोल सकते हैं इसको। श्रृंखला प्रारंभन पद के अंदर क्या होता है? जो फ्री रेडिकल बना हुआ होता है प्रारंभिक पदार्थ के रूप में, वो क्या करता है? एक नई एकलक इकाई के साथ योग करता है और योग करके उसे भी फ्री रेडिकल में चेंज करता है। तो हमारी जो एकलक इकाई होगी वो ये होगी CH2 C डबल बॉन्ड X CH और X, और इसके साथ में हम RO फ्री रेडिकल की विक्रिया करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एल्कीन की फॉर्म में जो एकलक इकाई होगी वो काम में लेते हैं अपने। अब ये RO इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड इसके और इसके एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है। तो ये कार्बन क्या कहता है? मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर तेरे साथ साझेदारी करता हूँ। तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर बॉन्डिंग कर लेगा, हमने बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा, तो CH2 और X, और ये यहाँ फ्री रेडिकल की फॉर्म में रह जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक नया मुक्त मूलक बन गया। क्या बन गया? नया मुक्त मूलक बन गया। और अभिक्रिया क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। इसीलिए इसको बोलेंगे श्रृंखला प्रारंभन पद या चेन इनिशियल स्टेप। सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है श्रृंखला संचरण पद। क्या आता है? श्रृंखला संचरण पद, या फिर बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन स्टेप। ये क्या करता है? श्रृंखला को आगे से आगे बढ़ाता है। तो अब ये RO फ्री रेडिकल जो है ये फिर आगे एक और एकलक इकाई के साथ योग करेगा, इसके साथ योग करेगा, तो वही है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इस फ्री रेडिकल के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन सिंगल बच जाएगा। तो CHRO CH2 CHX और CH2 और CHX, और इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से एक और अपने क्या करेंगे? एकलक इकाई काम में लेंगे, इसके साथ योग करवाएंगे। तो CH2 CH और X, यहाँ N एकलक इकाई ले लेते हैं काम में, क्योंकि अपने क्या करेंगे? चेन प्रोपोगेशन स्टेप को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो RO CH2 CH और X,
और इसके पीछे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, और CH2 CH और इस पर क्या रह जाएगा, फ्री रेडिकल रह जाएगा। इस एन का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारी एन एकलक इकाई जुड़ गई और आगे से आगे प्रोपोगेशन का मतलब होता है फ्री रेडिकल को आगे से आगे बढ़ाना, आगे से आगे संचरित करना, और ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी और आगे से आगे संचरित होती रहेगी। तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है श्रृंखला समापन पद। क्या होता है, श्रृंखला समापन पद, समापन पद, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप, या फिर इसको बोला जाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोला जाता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब देखिए इस स्टेप का मतलब ये हो गया कि इस स्टेप के अंदर जो बना हुआ फ्री रेडिकल है वो क्या करता है, आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके वो क्या करते हैं, इस पद को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनेट स्टेप या फिर टर्मिनेशन स्टेप। इसके अंदर देखिए अपने क्या करेंगे, जो प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर हमने जो बनाया है उसको लेते हैं, यानी कि एन एकलक इकाई को जोड़ करके हमने क्या किया, प्रोपोगेशन स्टेप बनाया। इस प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर जो बनी हुई एकलक इकाई है उससे जो श्रृंखला बनी है उसको लेंगे, और एक श्रृंखला और लेंगे ऐसी हम, तो अपने क्या करेंगे, ROCH2 सेम ऐसी श्रृंखला और ले लेते हैं, ये ले ली और इसके पीछे एन लगा दिया, और CH2 और CHX। अब देखिए यही सेम श्रृंखला यही है और यही सेम यहाँ है, तो हमने क्या किया है, इन दोनों श्रृंखलाओं को प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर बनाया, और टर्मिनेशन स्टेप के अंदर इन श्रृंखला को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। श्रृंखला को समाप्त करने का मतलब है कि इनके अंदर जो फ्री रेडिकल है उनको समाप्त करना है अपने को, क्योंकि टर्मिनेशन स्टेप का मतलब ये होता है कि फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डिंग करके फ्री रेडिकल समाप्त हो जाए। इसके अंदर क्या होगा, ये फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करेगा तो हम कैसे लिखेंगे, ROCH2 CHX और N और CH2 और CHX। एक बार मैं इस फ्री रेडिकल को यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको उल्टा करके ले लेते हैं, CHX और ये CH2 और फिर CHX और CH2 और इसके पीछे क्या लगा देंगे, N और O और R। अब देखो इस पर भी फ्री रेडिकल हमने यहाँ पे लिखा है, एक बार लगा दिया मैंने। अब देखो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग कैसे करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फ्री रेडिकल को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, बॉन्डिंग लगा देंगे। तो इन्होंने क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली और श्रृंखला क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है वो मुक्त मूलक द्वारा करवा सकते हैं। मुक्त मूलक द्वारा करवाने का मतलब है प्रारंभिक पदार्थ यहाँ पर क्या लेना है, मुक्त मूलक लेना है, और मुक्त मूलक लेकर के उसका क्या कराएंगे, समासबंध विखंडन करवाएंगे, और समासबंध विखंडन करवाने के पश्चात मुक्त मूलक बनेगा और वो मुक्त मूलक श्रृंखला को स्टार्ट करेगा। फिर बना हुआ मुक्त मूलक आगे श्रृंखला को संचरित करेगा, और संचरित पद के द्वारा जो श्रृंखला बनी है वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के दौरान श्रृंखला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, श्रृंखला समापन पद। इस तरीके से हमारा जो मुक्त मूलक बहुलीकरण है वो यहीं समाप्त होता है, और आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।